ओके, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वैसे आप लोग पार्ट 2 का वीडियो देख चुके हैं, ठीक है। तो हम वहीं से अब पार्ट 3 का जो वीडियो है ना, उस पर बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। और अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे औद्योगिक क्षेत्र पर, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 का वीडियो होगा, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारा औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उस पर बातचीत करेंगे, ठीक है। तो गंभीरता से इन वीडियोस को आपको देखना है, ठीक है। एज ए एस्पिरेंट मुझे पता है कि वीडियो देखना अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज़ होता है, ठीक है, क्योंकि उनको ध्यान लगा करके इतने अच्छे तरीके से सुनना वो भी एक बड़ा काम होता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता नहीं है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो लेक्चर्स है उसको फॉलो करना है। तो अभी का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, पहले हम चैप्टर्स की बातचीत करते हैं। तो अभी हम एक बार बता देते हैं आपको, जो हमारा क्लास 11th है, इस क्लास 11th के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, हम जल्दी से लिख देते हैं। ये इस चैप्टर नंबर 1 में जो हमारा पहला चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये हम लंबा सा इसमें लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंतर्गत यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको लगेगा हम पूरा लिखे नहीं है। जो मैं इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये जो हमारा चैप्टर है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों का जो आज का टॉपिक होने वाला है, नहीं, ये हमारा बुक है, मतलब बुक जो है ना हम लोग का, वो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इस बुक का ये पहला चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत हम लोगों का कई सारे टॉपिक हम लोग को देखना है, ठीक है। उस टॉपिक के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक था वो था कि औपनिवेशिक शासन का भारत में किस तरीके का प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। जो औपनिवेशिक शासन था उसका जो हम लोग का जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें किस तरीके का प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जो नोट्स है उसको हम एक बार आपको दिखला देते हैं, ठीक है। औपनिवेशिक शासन का जो ब्रिटिशर्स के शासन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में किस तरीके का प्रभाव हमें देखने को मिला, ठीक है। इस सब के अलावा इसको हम अच्छे तरीके से आपको उससे पिछले वीडियो में समझा दिए थे। इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जो औपनिवेशिक शासन का जो कृषि क्षेत्र था उसमें किस तरीके का प्रभाव देखने के लिए मिला, इस पर भी हम बातचीत कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हमें बातचीत करना है अपना तीसरा टॉपिक का, ठीक है। ये हमारा दूसरा था। तो जो हमारा पहला टॉपिक था औपनिवेशिक शासन का जो प्रभाव है वो हम लोग देखे थे, अच्छा नहीं था। जो दूसरा टॉपिक था वो था कृषि क्षेत्र। अब हमें जो बातचीत करना है वो है हमारा औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। तो हम लोग का जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र, उस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, ठीक है, कि ब्रिटिश शासन के समय हमारे देश में जो ब्रिटिशर्स का शासन था उस समय हमारा जो इंडस्ट्री का जो सेक्टर था वो किस तरीके का था, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो होने वाला है, ये पार्ट 3 का वीडियो होने वाला है, ठीक है। मतलब ये हमारा पार्ट 3 है, लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। तो गंभीरता से आपको सुनना है, ठीक है, और अच्छे तरीके से जो भी लिखवाया जाएगा उसको लिखना है, ठीक है। जिससे कि ये जो नोट्स है आपका आपके बोर्ड के एग्जाम में, अगर ये क्लास 12th का ये मतलब ये जो बुक है, क्योंकि हम तो अपने क्लास 12th में बोर्ड के एग्जाम के समय ही इस बुक को पढ़े थे, ठीक है। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये हम लोग को 12th क्लास में पढ़ना होता है, ठीक है। तो इस बुक को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। अगर आप लोग 11th क्लास में भी है तब भी आपको इस बुक को पढ़ना होगा। पता हम बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जो बुक है ना, इस बुक के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर क्लास 11th के लिए पाठ्य पुस्तक, ठीक है। आप लोग देखिए, ठीक है, ये हम इसीलिए आपको बता रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है क्लास 11th के लिए पाठ्य पुस्तक। अब ये जो लिखा हुआ है, लेकिन इस बुक को मतलब लिखा तो गया है क्लास 11th के लिए, लेकिन जब हम लोग क्लास 12th में थे, मतलब अपने सेशन की बातचीत कर रहे हैं, अभी भी ऐसा ही होता है, ठीक है। मतलब जो क्लास 12th में हम लोग का जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है उस बुक को, और समष्टि अर्थशास्त्र नाम का जो बुक है, मतलब क्लास 12th में हम लोग को 2 बुक देखने के लिए मिल रहा होता है। एक हमारा इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट और एक हमारा होता है, क्या कहते हैं, एक हमारा होता है समष्टि अर्थशास्त्र,
ठीक है। लेकिन जब हम लोग एनसीईआरटी का ऐप खोलते हैं ना, एनसीईआरटी वाले जो ऐप होता है, इस ऐप में जब हम लोग इस बुक को देख रहे होते हैं, वैसे हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा किसी भी क्लास में हो या फिर 11th में हो, 12th में हो, हमें ये पढ़ना तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि ये दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी का जो ऐप है उसमें क्लास 12th जो है, क्लास 12th का आप लोग अगर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक लिखा हुआ है व्यष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक लिखा हुआ है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। और क्लास 11th जो हम लोग का बुक है, इस क्लास 11th के बुक में हमारा दो बुक लिखा हुआ है। एक है हम लोग का स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी वाला बुक है, वो हमारा स्टैट्स वाला किताब, और एक है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगर ये हमारा क्लास 12th में भी ये बुक होगा या फिर क्लास 11th में होगा, तभी हमें इस बुक को पढ़ना होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। अगर आपको ये किताब पढ़ना है तो ऐसी स्थिति में आप लोग इसका जो नोट्स है ना उसको जरूर बनाइएगा, जिससे कि आपका एक अच्छा आपका क्या कहते हैं एग्जाम के लिए तैयारी हो जाए, ठीक है, और एग्जाम में एक अच्छा नंबर हमें देखने के लिए मिले। तो जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र होता है उसकी अगर हम लोग बातचीत करें कि ब्रिटिश भारत के समय, जो ब्रिटिश शासन के समय जो औद्योगिक क्षेत्र था वो हमारा किस तरीके का था, उसको हम लिखवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र, आपको पता है कि ब्रिटिशर्स का जो हमारे क्या कहते हैं, हमारे जो ब्रिटिशर्स का हमारे देश में करीब 200 वर्षों तक शासन चला है। हम लोग का 1757 से लेकर के हम लोगों का 1 मिनट, हम लोग का 1857 में क्रांति होता है, आपको पता है ना। उससे पहले जो हम लोग का 1757 है, ठीक है, उससे लेकर के हम लोग का 1947 तक, ठीक है, अप्रोक्स में हम लोग कहते हैं कि जो हम लोग का 200 साल है, उस 200 सालों तक हम लोग का जो अंग्रेज है ना, उनका शासन हमें देखने के लिए मिला है, ठीक है। बट अगर हम आपको बताने का प्रयास करें तो इस समय की हमें स्थिति को जानना है इस वीडियो में, मतलब ये जो हमें वीडियो नहीं, इस चैप्टर में, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें जानना है कि जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र था औपनिवेशिक समय के समय, औपनिवेशिक शासन मतलब ब्रिटिश शासन के समय हमारे देश में हमारा किस तरीके का औद्योगिक क्षेत्र हमें देखने के लिए मिलता है। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका स्थिति किस तरीके का था, उसका जीडीपी में किस तरीके का योगदान था, उसका जो कहते हैं कि कितने लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे थे, ठीक है। और इन सब के अलावा उस समय जो उद्योग था वो क्या बहुत ज़्यादा था, ये बहुत कम था, इन सब पे हमें बातचीत करना होता है। उस समय क्या हम लोग को बड़े बड़े उद्योग देखने के लिए मिल रहे थे, या फिर यहाँ पर हम लिखे हैं हस्तकरघा, जो हमारा हैंडलूम होता है वो हम लोग का था। तो इस सब पे हम लोग को बातचीत करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको नोट्स जो लिखवाएंगे उसको आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है, ठीक है। वो नोट्स आपका बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा, ठीक है। और इस वीडियो को हम हमेशा रखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो लाइफ टाइम कह सकते हैं, लाइफ टाइम का ये एक प्रकार का पैकेज है, ठीक है। और ये हमारा हमेशा हमें देखने के लिए मिलेगा। तो औद्योगिक क्षेत्र की अगर स्थिति की बातचीत करें, सिचुएशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर की बातचीत करें औपनिवेशिक शासन के समय, ठीक है, जो मैं औपनिवेशिक शासन मतलब ब्रिटिशर्स का शासन, उस समय की बातचीत हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो भारी उद्योग बहुत कम था, ठीक है। जो हमारा भारी उद्योग था उनमें कम देखने के लिए मिलता है, ये हमारा पहला पॉइंट हमें देखने के लिए मिलेगा। उस समय उद्योग बहुत कम था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हम लोग को उद्योग देखने के लिए मिल गया था, ठीक है। इसका जो टॉपिक है ना उसको आप लोग सीधा जो हमारा बुक है उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कृषि के जैसा औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत जो था वो औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो हम लोग का औद्योगिक क्षेत्र था वो बहुत ज़्यादा बेस्ट था, नहीं, औद्योगिक क्षेत्र हमारा बेस्ट नहीं था, भारी उद्योग बहुत कम था। उस समय हम लोग को हस्तशिल्प उद्योग
और हस्तकरघा, जो चरखा वाला चीज होता है, जो मूर्ति बनाने वाला चीज होता है, वो हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लघु और कुटीर उद्योग अधिकांश हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये हम लोग का पहला टॉपिक, पहला पॉइंट होगा। और दूसरा होगा लघु व कुटीर। ठीक है, लघु व कुटीर उद्योग हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, अधिकांश हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये हम लोग को लिखना है। और इसके अंतर्गत भी हम लोग का जो हैंडलूम होता है, जो हम लोग का हस्तकरघा और हस्तशिल्प होता है, वो हम लोग को ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम लोग का दो टॉपिक हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। अब कुटीर उद्योग के अंतर्गत हम लोग का जो हस्तकरघा होता है, हस्तकरघा, और हमारा हस्तकला, नहीं, हस्तकरघा और एक हस्तशिल्प। ठीक है, दो चीज होता है। एक हमारा हस्तकला, एक हमारा हस्तकरघा होता है। चरखे से जब हम लोग किसी भी कपड़े को बना रहे होते हैं, हाथ से चरखे से, जैसे गांधी जी बनाते थे। ठीक है, एक चरखा होता है हम लोग का, ऐसे ऐसे ही दिखता है वो। ठीक है, हम लोग का चरखा होता है कुछ इसी तरीके का। मुझे वैसे उसका इमेज याद नहीं आ रहा। ठीक है, जो हम अभी इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का वो चरखा होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, अंदाजा हम लगा रहे हैं। ठीक है, एक बार आप लोग जो गूगल है ना, उसमें भी देख लीजिएगा। एक बार आप लोग गूगल में देखिएगा। ठीक है, ये जो दृश्य है, इसको आप लोग गूगल में देखिएगा। तो जो हमारा हस्तकरघा होता है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं जो चरखे का यूज इसमें किया जाता था। ठीक है, वो हम लोग को ज़्यादा देखने के लिए मिलता था। और जो मूर्ति वाला काम है, जो मूर्ति बनाना, वो हम लोग को ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा था। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं, जो हाथ से मूर्ति बनाया जाता था, स्टैचू बनाया जाता था, वो हम लोग को औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा था। इन सब के अलावा जो तीसरा टॉपिक हम लोग देख रहे होते हैं, वो होता है हम लोग का भारत जो था ना, औपनिवेशिक शासन के समय, अगर हम बातचीत करें ना, तो एक लाइन आपको लिखवाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको खुद लिखना है कि भारत जो था ना, वो कच्चे माल का निर्यातक बन गया था। ठीक है, और जो फिनिश गुड्स होता है ना, जो हम लोग का विनिर्मित वस्तु होता है, उसका आयातक बन गया था। इसको हम यहाँ पर ही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो इंडिया था वो हम लोग का, जैसे मान लेते हैं हम लोग का इंडिया, हम यहाँ पर लिखे। ठीक है, जो इंडिया था उसका विदेशों में, मेनली जो हम लोग का ब्रिटिश वाला जो देश हम लोग को देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर ब्रिटेन में जो हम लोग को, वहाँ पर यहाँ से जो रॉ मटेरियल था, कच्चा माल था, वो ब्रिटेन में जाता था। ठीक है, और वहाँ से जो हम लोग का कहते नहीं, अच्छा चीज़, जो हम लोग का विनिर्मित वस्तु था, जो जितनी भी चीज़ें हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, वहाँ से बन के आता था। ठीक है, जो भी चीज़ बनता था, एक प्रकार से जो इंडिया था ना, वो एक प्रकार का बाजार बन गया था। ठीक है, मार्केट बन गया था। तो ये हम लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक लाइन लिखवाना चाहते हैं आप लोगों को। भारत कच्चे मालों का निर्यातक एवं विनिर्मित वस्तुओं का आयातक हो गया था। भारत कच्चे मालों का निर्यातक एवं विनिर्मित वस्तुओं का आयातक हो गया था। ठीक है, अब ये जो निर्यात और आयात का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत, जो हम लोग का 5वां टॉपिक होता है। ठीक है, 5वां मतलब जो वैश्वीकरण का चैप्टर है। ठीक है, वैश्वीकरण, उसके अंतर्गत हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मतलब क्लास 10th में, क्योंकि अभी आप लोग क्लास 11th में, तो क्लास 10th में जो वो वीडियो आएगा, उसमें हम ये वाला जो टॉपिक है ना, आयात और निर्यात, इसको समझाने का प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, ये भी एक टॉपिक जो है ना, ऐसा आपको लगेगा आयात मतलब होता है आना। ठीक है, और निर्यात मतलब होता है कोई चीज़ जाना। हाँ, इतना बिल्कुल सही है। ठीक है, बट उसको भी हम लोग गहराई से, जो हम लोग का 10th क्लास का बुक है, उसके अंतर्गत देख रहे होंगे। ठीक है, हम इसीलिए ज़्यादा भरना नहीं चाहते दिमाग को, थोड़ा सा बिल्कुल धीरे धीरे करके हम उसको समझना चाहते हैं। तो ये जो पॉइंट है, उसको आपको लिखना है। ठीक है, भारत जो था वो कच्चे मालों का निर्यातक और विनिर्मित वस्तुओं का आयातक बन गया। एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, हम लोग यहाँ से नील को भेजते, और वहाँ से हम लोग का पैंट आता। यहाँ से हम लोग शुगर को भेजते, और वहाँ से हमारा चीनी आ रहा होता। ठीक है, तो ये हम लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, और 10% लोग, ब्रिटिश शासन के समय 10% लोग जो थे, वो औद्योगिक क्षेत्र में संलग्न थे, और जीडीपी में जो योगदान था,
वो 17% था। ठीक है, यहाँ पर कुछ डेटा हम यहाँ पर लिखवा देते हैं। डेटा 10% लोग और 17% लोग, 10% लोग जो थे ना वो ब्रिटिश में कार्यरत थे, मतलब काम कर रहे थे, और जो 17% लोग थे उनका जीडीपी में योगदान था। जीडीपी क्या होता है, अगर हम आपको बताने का प्रयास करें, जीडीपी क्या होता है, जैसे कि हमारे देश के अंदर जितने भी सेक्टर्स है ना उनका जीडीपी में कुछ ना कुछ योगदान होता है, तब जाकर के एक प्रकार का कहते हैं कि पूरे परिवार की इनकम को मिला दिया जाता है ना, तो वो हम लोग का जीडीपी होता है। उसी तरीके से हर एक सेक्टर की इनकम को मिला दिया जाता है ना, तो उस तरीके से देश का इनकम हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का आशय ये है कि जो हम लोग का जीडीपी होता है, जो ग्रॉस, जो हम लोग का सकल घरेलू उत्पाद होता है, हिंदी में हम बोल रहे हैं, तो उसका जो हम लोग का योगदान देखने के लिए मिला वो 17% के आसपास हम लोग को देखने के लिए मिल रहा था। ठीक है, तो ये हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कुछ इस तरीके का हमें देखने के लिए मिल रहा था। ठीक है, तो ये हम लोग बातचीत किए अपने औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग लिख लीजिएगा, नोट बना करके एक ही आंसर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वो ये लिखना है कि आपको क्या लिखना है, निश्चित तौर पर जब भारत गए, निश्चित तौर पर जब अंग्रेज गए तो भारत का औद्योगिक क्षेत्र बेहतर नहीं था। ठीक है, जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो औद्योगिक क्षेत्र बेहतर नहीं था। ठीक है, ये हम आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे हम ही लिख देते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र बेहतर नहीं था, औद्योगिक क्षेत्र बेहतर नहीं था। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना, इस पर हम इसीलिए बातचीत कर पा रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये मेरा पहला बैच है, तो तब भी हम प्रयास ऐसा कर रहे हैं कि हम जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करें। ठीक है, हर एक चीज़ को आपको इतने अच्छे से हम समझा दें कि आपको किताब भी ना पढ़ना पड़े, बट हम ऐसा आपको सलाह नहीं देंगे कि आप लोग प्लीज़ बुक को मत पढ़िएगा। ठीक है, वैसे हम आपका काम आसान करने के लिए आए हैं कि जितना हो सके हम आपका जो समय है उसको बचा सकें। ठीक है, और अपना भी पढ़ाई करते रहें। ठीक है, और अपना भी जो है ना, जो इकोनॉमिक्स है उसको हम सरल बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करेंगे और इस वीडियो को हम लोग यहीं तक सीमित रखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतने अच्छे से इस लेक्चर को सुनने के लिए।